बेटे ये जो आपका 7th चैप्टर है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें बेटे 7th यूनिट है और 7 ही इसमें चैप्टर्स है बेटे, थोड़ा लेंथी है, इसको ढंग से आपने देखना। और सारी की सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही इसमें सारी की सारे कंसेप्ट जो वो हम पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटे वो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वेरी इजी है। इलास्टिसिटी आपने देखा हो, जैसे रबर वगैरह जो होते हैं, रबर है ना बेटे, रबर जो इलास्टिक है, जैसे आप कोई भी चीज़ खींचते हैं तो खींच जाती है, जब छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाती है। तो वो जैसे जैसी चीज़ें वो इलास्टिक चीज़ें होती है, ठीक है, इलास्टिक जो होता है बेटे, ठीक है। प्लास्टिक भी है ना, ये सारी चीज़ें इलास्टिक हैं। तो बेटे इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? प्रॉपर्टी है ये बेटे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या प्रॉपर्टी, सारी की सारी इसमें प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच they regain their they property due to which they regain their original shape, their original shape कब? after the removal of deforming force, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रबर को खींचे यहाँ तक, उसकी ओरिजिनल यहाँ थी, दोबारा जब इसको छोड़ दी तो दोबारा यहाँ पर पहुँच गया। तो ये होता है बेटे इलास्टिक चीज़ें, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हो गई, और इसके एग्जांपल आपने लिख देने हैं इलास्टिक मटेरियल के साथ में। आगे इलास्टिक मटेरियल वही द मटेरियल और सब्सटेंस दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड और आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे आपकी प्लास्टिसिटी, ये भी एक नया कंसेप्ट है। तो प्लास्टिसिटी में क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे डू नॉट रीगेन देयर पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल इसके क्या होंगे? क्ले, जैसे क्ले को जैसे कर दी वो वैसे रहेगा। वैक्स आ गया, ठीक है, सीमेंट आ गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्लास्टिक चीज़ें हैं। मीन्स दे डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग मीन्स जैसे आप रबड़ को खींच रहे हैं तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गई जो उसकी शेप को डिफॉर्म कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट है बेटे इसके आपका हुक्स लॉ है बेटे। तो हुक्स लॉ में क्या बोला था? हुक्स लॉ में कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, या लोड बोल सकते हैं, लोड, ठीक है। बोलने का मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया हुआ बेटे, ठीक है, तो इसमें जितना ज़्यादा लोड मीन्स जितना ज़्यादा आपका इसमें वेट लगाएंगे ना, उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसमें एक्सटेंशन होगी। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द लोड अप्लाइड, ठीक है। इसी को बाद में रिमूव थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था, बाद में इसको बोल दिया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है बेटे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मॉडिफाइड है फॉर्म है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो हुक्स लॉ ने कहा कि एक्सटेंशन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लोड जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन होगी। और बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया कि जितना स्ट्रेस हुई, मीन्स अभी पढ़ेंगे हम कि स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होती है, वो देखेंगे हम अभी। तो स्ट्रेस क्या होती है बेटे? सबसे पहले स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि कितने एरिया में आपने कितनी फोर्स लगाई है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है बेटे। अब स्ट्रेस कितनी होती है? स्ट्रेस कितने टाइप की होती है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है बेटे। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा कि जब आपने किसी चीज़ में फोर्स के माना, यहाँ पर आपने फोर्स लगाई ऐसे परपेंडिकुलरली, नॉर्मल ऐसे करके आपने फोर्स लगाई है, तो ये होगा जब आपने फोर्स क्या आपकी परपेंडिकुलर है, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। होगा वही व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया, बात वही होगी, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको समझ लेना, टेंजेंशियल स्ट्रेस।
माना बेटे आपका जैसे कोई बॉक्स है, ये आपकी बुक है माना, ऐसे करके पेजेस हैं इसमें। अब आप इसमें कैसे फोर्स लगा रहे हैं, इन दिस वे, ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ऐसे करके टेंजेंशियली, इस तरह से, है ना। तो मीन्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू एनी ऑब्जेक्ट, और पर यूनिट एरिया तो वैसा ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है बेटे। अब बेटे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन आपका नई चीज़ सुनी होगी, स्ट्रेन क्या होगा। स्ट्रेन होता है बेटे बेसिकली जो भी आपने चेंज हुई है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि जब भी आप फोर्स लगाएंगे बेटे, चेंज इन डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है बेटे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो चेंज इन डायमेंशंस कितने हुए हैं, इसको मैं वेरी इजीली आपको अभी समझाता हूँ कि इसके 3 टाइप हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर 1 है बेटे इसका आपका, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। और थर्ड है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। 3 है बेटे ये। अच्छा, इसको मैं एक 3 यहीं पे बता देता हूँ, इजीली आप कैसे समझ पाएंगे। लॉन्गिट्यूड मीन्स लेंथ वाइज। ठीक है। इसमें क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसमें लेंथ आ गया। मीन्स मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ओके बेटे। अब दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है बेटे। और शेयर स्ट्रेन में क्या आएगा, शेयर में आएगा, इसमें आएगा इट इज द एंगल, मीन्स एंगल थ्रू विच, एंगल के बराबर थ्रू विच लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस विल गेट टर्न कब, व्हेन टेंजेंशियल स्ट्रेस इज अप्लाई, जब उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब जो उसमें बेटे चेंज इन एक किसी फिक्स लाइन में आएगी, उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। ठीक है। अब इसको और भी ज़्यादा मैं क्लियर करूँगा ज़रा जब हम पढ़ेंगे। मैं इसको ज़रा शेयर स्ट्रेन को ज़रा ढंग से आपको समझा देता हूँ, शेयर स्ट्रेन। ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन होती क्या बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई, ठीक है, देखिए ये पहले ओरिजिनली परपेंडिकुलर थी, यहाँ पर आपने इसमें क्या लगाई बेटे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो नेचुरली ये क्या होगा, यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएगी, दिस इज थीटा, ये जो होगा बेटे थीटा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो आई थिंक इट इज क्लियर। अब बेटे हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब बेटे हम पढ़ेंगे मॉडुलस, इसमें आते हैं तो 3 तरह के मॉडुलस होंगे हमारे। यंग्स मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस होगा, और होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वेरी इजीली हम पढ़ सकते हैं मॉडुलस। अगर मॉडुलस को बेटे अगर आप बेसिक टर्म देखें तो होता क्या, बेसिकली होता ये की चीज़ है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके बेटे। तो इसमें कभी हम अब देखेंगे कि स्ट्रेस हमारे पास 2 टाइप्स की हैं और स्ट्रेन 3 टाइप की है। ठीक है। तो सारी की सारी इसमें चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो सबसे पहला हमारा है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है बेटे, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यंग्स के बाद है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है। और थर्ड है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये तीनों हम देखेंगे। तो भाई बात मैंने अभी कहा कि होगा ये भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो बेटे, स्ट्रेस हमारे पास 2 तरह की है और स्ट्रेन 3 तरह की है। तो यंग्स मॉडुलस जो इसको डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, तो ये होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, कौन सा आएगा, सबसे पहले स्ट्रेन कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क में क्या आएगा, इसमें भी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, इसमें आएगा सेकंड कौन सी स्ट्रेन थी बेटे हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटे। और थर्ड क्या था बेटे हमारा, इसमें दोनों चेंज हो जाएंगी। तो थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दैट इज डिनोटेड बाय ईटा, ऐसे करके नीटा बोलते हैं इसको। और इसका होगा, इसमें नॉर्मल दोनों में थी, इसमें होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आएगी लॉन्गिट्यूडनल लिया या वॉल्यूमेट्रिक लिया, और यहाँ पे क्या लेंगे, जो हमारी थर्ड थी वो थी शियर स्ट्रेन। तो याद रखने के लिए बेटे कि जब यंग्स आएगा तो नॉर्मल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब बल्क आएगा तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जब आएगा तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तीनों अलग अलग स्ट्रेन आ जाएंगी, और ऊपर हमारी दो जो वो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएंगी, ठीक है। तो वही बात बेटे, इसको आप कैसे करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और लॉन्गी यहाँ पे डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मीन्स इट कैन बी रिटन एज एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे बेटे, दिस इज द यंग्स मॉडुलस। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे बेटे, या यूनिट्स क्या होंगे, यहाँ क्या आएगा न्यूटन मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर मीटर, तो कर जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे इसका क्या होगा, बल्क मॉडुलस में इसको हम बेसिकली के से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वही बात एफ अपॉन ए, यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये आ जाएगा एफ वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो इसके भी अगर देखें तो यहाँ से वॉल्यूम की यूनिट इससे कट हो जाएंगे, यहाँ पे न्यूटन मीटर इनवर्स के। अब वही बात आ गई बेटे, इसमें देखेंगे अब टेंजेंशियल स्ट्रेस की होती है बेटे, अब होगा तो ये भी एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बेटे। और शियर स्ट्रेन क्या बताया था मैंने, थीटा, तो ये हमारी आ जाएगी एफ अपॉन ए इंटू नीचे थीटा। तो इसके भी यूनिट थीटा का जो बेसिकली यूनिट क्या होता है वो होता है रेडियन, तो इसके होंगे न्यूटन मीटर और रेडियन इनवर्स, ठीक है, ये वाले होंगे। तो आई थिंक इट इस यहाँ से आपकी तीनों की तीनों चीज़ें जो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकती हैं बेटे, ओके। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये हमारा था बेटे जो हमारे मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस तीन तरह के हो गए। मॉडुलस का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और अब देखना अपना है कौन से मॉडुलस में कौन सी स्ट्रेन लेनी है, ओके। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है बेटे, वो होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, जो बेटे बड़ा इजी है, आपने इसको बुक से पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ये है क्या बेसिकली, कि जैसे आप किसी इलास्टिक को क्या कर रहे हैं, जब आप किसी इलास्टिक को खींच रहे हैं वो है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर है स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस और एक्सिस में स्ट्रेन है, ठीक है। कि मीन आप कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, और उसमें कितनी स्ट्रेन आ रही है बेटे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा किसी रबर को जब आप बेटे करते हैं, माना कोई स्प्रिंग ही है माना बेटे, आपने देखा होगा कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, क्या उसमें हम शॉकर कभी ख़राब नहीं होते हैं, वो हो जाते हैं ख़राब। क्यों? क्योंकि बार बार यूज़ करने से नेचुरली उनकी पावर जो वो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये कि जैसे माना इसको आप इसकी जो इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक खींच सकते हैं, ऐसे करके इन दिस वे मीन यहाँ तक जब खींचेंगे तो दोबारा ये ओरिजिनल पोजीशन पे अपनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको जैसे हम बोलेंगे ये जो ओ पी, ठीक है, ओ पी तक पहले हमने खींचे, ये पी है, ठीक है। इसको अपने फोर्स लगा रहे हैं, ये पी तक आ गया, ठीक है। व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड अप टू पॉइंट बी, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेन आ रही है। और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो बेटे ओ पी है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ओ पी इज कॉल्ड, ओ पी क्या है ये? प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है बेटे। ओपी यहाँ पे जैसे स्ट्रेस करेंगे उतनी ही आ रही है, ठीक है। अब इससे थोड़ी ज़्यादा आपने स्ट्रेस लगा दी, ठीक है। जब इससे आपने ज़्यादा थोड़ी स्ट्रेस लगा दी, यहाँ तक आया ई तक, ठीक है। और ई के बाद दोबारा जैसे छोड़ दिया अपनी स्ट्रेस एकदम, दोबारा अपनी
ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ओ ई जो बेटे इसको हम क्या बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट, क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। कि इसके ज़्यादा दोबारा अगर ज़्यादा खींचेंगे, माना इसको बोलते हैं दिस इज़ पॉइंट ए। अगर इसको माना इलास्टिक लिमिट से, जैसे आपने देखा होगा किसी स्प्रिंग को आप और ज़्यादा खींच दें यहाँ तक ले जाएँ, तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ जैसे रुक जाएगा, कि उसमें थोड़ी सी एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेटे ए तक अगर आपने इसको खींच दिया है तो अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा बल्कि ओ डैश तक आएगा। ठीक है बेटे, तो अगर इसको हम ई से ज़्यादा खींच देते हैं देन इट विल नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन जो वो आ जाएगी ओ ओ डैश, जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे ओ था ओ ओ डैश तक इसमें आ जाएगी एक और। ठीक है बेटे, तो यहाँ देखेंगे आप कि ओ ओ डैश एक परमानेंट स्ट्रेन आ गई इसमें, अब इसमें कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बेटे, अगर आप देखें कि इसको बियॉन्ड द पॉइंट ए द लेंथ स्टार्ट इंक्रीजिंग विद ए वेरी लेस, या अब उसके बाद क्या थोड़ी सी आप फोर्स लगाएंगे और इसमें ज़्यादा स्ट्रेन आने लग पड़ी, क्यों, क्योंकि इसकी जो इलास्टिक लिमिट जो वो खो चुकी है। ठीक है, अच्छा विद ए वेरी स्मॉल स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है बेटे, इस पॉइंट ये लिखा हुआ इसको या सी है, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, वाई आई ई एल डी यू, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट से क्या हुआ कि अब ये जो थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं और ये ज़्यादा इसमें स्ट्रेन आ रही है। ठीक है, और इसके बाद अगर सी से भी बाद अगर आप देखें कि ज़रा सा भी फिर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। आप फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तब भी ये जो इलास्टिक है वो अपने आप इसमें स्ट्रेन जो वो डेवलप हो जा रही है। इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी पॉइंट। ठीक है बेटे, तो बियॉन्ड सी द ग्राफ इंडिकेट दैट द वायर विल बी स्ट्रेच्ड बाय इट्स ओन, अपने आप ही हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। इसके बाद क्या हो जाता है, ये ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वेरी इजी है, इसको बेटे आपने ढंग से समझ लेना है। तो ये था हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, वेरी इजीली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई स्प्रिंग है, जैसे इसको आप छोड़ते हैं एकदम वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन माना अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप करेंगे तो धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो वो जाली वाले दरवाजे होते हैं ना, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, जैसे छोड़ते हैं एकदम वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन उसी में एक अलग जैसा स्प्रिंग होता है, उसको छोड़ें तो धीरे धीरे करके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। आ तो जाता है बट थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको बोलते हैं द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो डिले इन, डिले की थोड़ी जो देरी होती है, डिले इन द रीगेनिंग ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन या शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक इफेक्ट। इसके लिखे होंगे जैसे एक फॉर एग्जांपल आपका क्वार्ट्ज फाइबर है, क्वार्ट्ज QUARTZ, क्वार्ट्ज फाइबर जो है वो एकदम आ जाता है, ठीक है, एट वंस। और जो हमारा ग्लास फाइबर है वो क्या करता है, डिले करता है। ठीक है, स्लो हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ग्लास फाइबर जो है उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे इलास्टिक फटीग क्या होता है बेटे, थक जाना। जैसे आपने देखा होगा कि पुल जो हमारे ब्रिजेज उनको 100 साल के टाइम दिया होता है, उनका टाइम है ना कि उसकी लाइफ इतनी है, तो मीन्स इलास्टिक फटीग क्या होता है, लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, आफ्टर रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स। बोलने का मतलब जैसे हमारी गाड़ियाँ ही हैं बेटे, उसमें स्प्रिंग बार बार शॉकर जो बार बार यूज़ होते हैं, तो उसकी क्या है इलास्टिसिटी कुछ टाइम बाद क्या वो ख़त्म हो जाती है। तो लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आफ्टर रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है बेटे, इसका जो आता है कई बार एग्जांपल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रिजेज आर
bridges are declared unsafe after long use, ये क्यों? ड्यू टू किसके कारण बेटे? ड्यू टू इलास्टिक फटीग, ठीक है, इसके कारण, ठीक है। या इसका एक और एग्जांपल क्या है बेटे? जो सोल्जर्स आर आस्क्ड, जो कभी जैसे बेटे सोल्जर्स हमेशा चलते हैं ना लेफ्ट राइट लेफ्ट और स्टेप्स में चलते हैं, तो दे आर सोल्जर्स आर आस्क्ड टू डाई आउट देयर स्टेप, कि जब वो टू डाई आउट देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, कि जब सोल्जर्स किसी ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो उनको स्टेप्स को डाई आउट करने के लिए बोला जाता है। डाई आउट का मतलब क्या हुआ? कि वो स्टेप्स में नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर वो स्टेप्स में चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें बार बार वाइब्रेशंस होंगी और उन वाइब्रेशंस के कारण उसमें इलास्टिक फटीग आ जाएगी और वो क्या है, पुल जो वो क्लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके जो उनको डाई आउट करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटे, स्प्रिंग बैलेंस जिससे हम वेट मेजर करते हैं, ध्यान रखना, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके ऐसा वेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोड लगाते हैं, फिर उसका वेट वेइंग करते हैं ना, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद उसको क्या वो गलत रीडिंग देता है। वो वाई इट शोज रॉन्ग रीडिंग्स? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इज स्ट्रेंथ ड्यू टू इलास्टिक फटीग। तो बेटे ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है बेटे, वो आता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है या रबर वेट, ठीक है। विच इज़ मोर इलास्टिक? विच इज़ मोर इलास्टिक, ठीक है, स्टील और रबर दोनों में क्या होगा? तो इसको यंग्स मॉडुलस से एक्सप्लेन किया बेटे। अब बेटे वही बात आ गया कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? अभी हमने किया एफ, कहता है बेटे एफ एल, ठीक है, एफ एल अपॉन एफ अपॉन एरिया, और यहाँ पर कहता था डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ, ठीक है। इसको हम अगर स्टील के लिए बोलेंगे तो एस स्टील लगा दिया, सेम फोर्स दोनों में लगाएगी, आर के लिए यहाँ पर एफ एल, लेंथ दोनों की सेम थी, फोर्स भी सेम लगाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम था, और डेल्टा एस मीन्स चेंज इन, वो ये अलग थी। अब आपको पता है बेटे कि जब हम सेम फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा क्या होगा? डेल्टा एल आर, क्योंकि इसकी जो चेंज इन लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एल एस, ठीक है बेटे। स्टील में तो बहुत कम इसमें वो आएगी, इसमें चेंज इन लेंथ आएगी, लेकिन रबर में बहुत ज़्यादा आएगी। तो दोनों को अगर डिवाइड करें वाई एस अपॉन वाई आर, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, ठीक है बेटे, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ लगाएंगे तो यहाँ से क्या, वाई एस इज़ ग्रेटर देन वाई आर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ठीक है, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, और रेसिप्रोकल है। अब ये कम है तो ये ज़्यादा है, इट मीन्स यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज मोर देन दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर रबर, सो द स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसके आपको नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था 7th यूनिट का, ठीक है बेटे, ओके बाय।